सिंह जी को कि आवें और हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े हैं ना, उड़ जाइए आप। आज के कैसरगंज विधानसभा के कार्यकर्ता बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय इधर नारायण सिंह जी, जो पूरे प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी ही, आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिला। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष और आपके विधायक आदरणीय बड़े भाई मुकुट बिहारी वर्मा जी, जिला अध्यक्ष गुलाब चंद शुक्ला जी, बड़े भाई श्री सुभाष त्रिपाठी जी पूर्व ट्रेजरी, हम लोगों के गार्जियन हिम्मत बहादुर सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे गार्जियन पितातुल पूर्व विधायक आदरणीय बलराज सिंह जी, हमारे गांव के ही निवासी पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री जी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ गंगाधर मिश्रा जी, अवध क्षेत्र सह संयोजक प्रमोद गुप्ता जी, हमारे तहसील के निवासी आदरणीय शेर बहादुर मिश्रा जी, पूर्व प्रमुख रामराज वर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गोंडा ब्रजकिशोर मिश्रा जी, आदरणीय सीताराम पांडे जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय पट्टूराम जी, श्री किंकर सिंह जी, नीरज श्रीवास्तव जी, रोहित अवस्थी जी मंडल अध्यक्ष, उमाशंकर शुक्ला जी मंडल अध्यक्ष, राम प्रतीक वर्मा जी मंडल अध्यक्ष, जितेंद्र गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष, पवन कुमार वर्मा जी मंडल अध्यक्ष, इंद्र प्रताप सिंह जी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री रणविजय सिंह जी, अनिल सिंह जी, नरेंद्र चौधरी जी, संचालक कर्ता कौशलेंद्र सिंह जी, आमोती देवी और हमारे सामने बैठे हुए कैसरगंज विधानसभा के कार्यकर्ता के रूप में हमारे पिता के समान सभी सम्मानित बुजुर्गों, सगे भाई की तरह नौजवान साथियों एवं बच्चों, अपनी बात हम प्रारंभ करें उसके पहले एक परिचय मैं कराना चाहता हूं। यद्यपि वो परिचय हो चुका होगा, चुनाव में अक्सर ये मांग होती है कि प्रत्याशी को करीब करीब हर गांव में ये माना जाता है कि प्रत्याशी का पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम चाहें भी तब भी हर गांव में हम नहीं पहुंच सकते हैं, और जब हम नहीं पहुंचते हैं तब थोड़े दिन के बाद कार्यकर्ता कुछ संतोष करने लगते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, सांसद जी बहुत व्यस्त हैं, बड़ा भारी क्षेत्र नहीं आ सकते, तो उनका परिवार का तो कोई कम से कम आ जाए। इस दृष्टि से मैंने प्रतीक भूषण सिंह जो हमारे बड़े बेटे हैं, इनको मैंने कैसरगंज विधानसभा और वजीरगंज कर्नलगंज का एक ब्लॉक केवल, और कैसरगंज विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी और कर्नलगंज विधानसभा का एक ब्लॉक इनके जिम्मे में मैंने किया है। बाकी आप विष्णु वगैरह को सबको जानते हैं, बाकी संगठन के लोग हैं, तो ये जो है हर गांव में जाएंगे और पहुंच भी गए होंगे। तो ये परिचय मैं आपके सामने देना चाहता था। भाइयों, हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं कि अपने भाषण की शुरुआत आप कविता से करिए। यहां भी मैं कविता नहीं करना चाहता था, लेकिन
बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, और जैसे हमारे गार्जियन हिम्मत बहादुर सिंह जी कह रहे थे ना, वही वाली कविता सुनाई है। कोठियों के हर दिए में झोपड़ी का खून है, कोठियों के हर दिए में झोपड़ी का खून है, इसलिए हम क्रांति की आंधी बुलाना चाहते हैं। देश का बचपन न सोए, भूख से रोकर कहीं, इसलिए हर खेत में खंजर उगाना चाहते। हम शहीदों की चिता से राख लेकर हाथ में आज सारे मुल्क को बागी बनाना चाहते हैं। आज सारे मुल्क को बागी बनाना चाहते हैं। एक पंक्ति और। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले आंसू जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। बीच बीच में फिर होगा भाषण। अब बैरागपुर से ज्यादा वोटते हो, हम ज्यादा सुनाई। कविता पूरी कर दीजिए, बैरागपुर वाली भी। बैरागपुर वाली भी कविता पूरी कर दीजिए। अरे हो जाएगा अभी। भाइयों, अभी आदरणीय हृदयराज सिंह जी ने, क्योंकि जब आपने हमको पहचाना था तब हम बिल्कुल नौजवान थे, और आपके और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से 1991 में मैं पहली बार एमपी बना, और जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा, और जब मैं किसी से कहता था या लोग कहते थे कि ये गोंडा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे साथी भी दूसरी तरफ मुंह करके कहते थे कि नेताजी पागल होगी। लेकिन इस पागल को लोगों को विश्वास नहीं रहता था कि यह भी संभव हो जाएगा। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रताप और कुछ गरीबों का साथ, नौजवानों का साथ, और बेटा इस पागल ने 1,13,000 वोट से राजा मनिकापुर को हरा करके लोकसभा में पहुंचने का काम किया। 1996 में मैं एक षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की सेवा करने चला गया था। मेरी अनुपस्थिति में हमारी पत्नी लड़ी, और बिना मेरे गोंडा की जनता ने 77,000 मतों से जिता करके उनको लोकसभा में भेजने का काम किया। फिर 99 में जीता,
फिर 2004 में आदेश हुआ बलरामपुर, और मात्र 22 दिनों के अंदर वहां की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार 2 चुनाव हार चुकी थी, मात्र 22 दिनों के अंदर 53,000 वोट से बलरामपुर की जनता ने भी चुनाव जिता करके मुझको लोकसभा में भेज दिया। लेकिन 2009 में गड़बड़ हो गया। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयां रही होंगी, लेकिन फिर भी मेरी गलती थी। उस गलती को मैं स्वीकार करता हूं। मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी से भी 53,000 या 63,000 से चुनाव जीत करके मैं लोकसभा में पहुंचा। लेकिन जिस समय काउंटिंग नहीं हुई थी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह संदेश पहुंचा दिया था कि यदि एक वोट के बलिदान देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो बलिदान सबसे पहले कैसरगंज का सांसद दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा। मैंने कह दिया था। काउंटिंग नहीं हुई थी और वो जीत जो हुई थी वो समाजवादी पार्टी की जीत नहीं थी। मेरे कारण तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो जीवन में कमल के फूल के अलावा, दीपक के अलावा, जिन्होंने कभी मोहर लगाने का काम नहीं किया था, उन लोगों ने मेरे प्रेम में अपने शपथ को तोड़ दिया और कमल के बजाय साइकिल पर वोट लगा, मोहर लगा करके उसको भेजने का काम किया था। ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ब्रजभूषण सिंह की जीत थी। और इसीलिए मैंने कह दिया था, और इसलिए जीतने के बाद भी मैंने कभी आपसे अपना नाता नहीं तोड़ा। मैंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। मैंने कभी अपनी पहचान को मिटाने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मेरे पास आता था, पूरी बलरामपुर का कार्यकर्ता आता था, पूरी अयोध्या का कार्यकर्ता आता था, बस्ती का कार्यकर्ता आता था, और कोठी पर आप लोग भी जाते थे। लेकिन कभी आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि ये समाजवादी पार्टी का सांसद है। भाजपा वालों को भाजपा का सांसद दिखता था और समाजवादी वाली पार्टी को समाजवादी का सांसद दिखता था। और समाजवादी पार्टी की अगर जीत होती, लहर होती, तो देवरिया से लेकर के लखनऊ तक, देवरिया से लेकर के लखनऊ तक केवल एक सीट भारतीय समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, वो केवल मेरी सीट गई थी। और यह भी सीट समाजवादी पार्टी की सीट नहीं थी, ब्रजभूषण सिंह के प्यार और स्नेह और आशीर्वाद से जो लोगों ने दिया था वो सीट थी। भाइयों, हमारा बहुत पुतला फूंका गया बहराइच में। फूंका गया कि नहीं फूंका गया? इतना ज्यादा पुतला आज तक बहराइच की धरती पर नहीं फूंका गया किसी का। हर शुक्रवार को हम फूके जाते थे, हर शुक्रवार को हम फूके जाते थे, लेकिन दरगाह शरीफ के सामने आपका ये बेटा झुकने को तैयार नहीं हुआ, झुकने को तैयार हुआ, लेकिन दरगाह शरीफ के सामने आपका बेटा झुकने को तैयार नहीं हुआ, कभी नहीं झुका। आप सब लोग जानते हैं मुन्नू कौल साहब की कोठी, जो आज बहराइच के अंदर जैसे कोई तीर्थ का धाम नजर आता है, उसी प्रकार से आज मुन्नू कौल की कोठी हिंदुओं की प्रतिष्ठा का आज प्रतीक चिन्ह बन चुका है। आप सब लोग जानते हैं
उसी कोठी को लेकर के मेरा पुतला फूंका जाता था। आदरणीय हृदयनाथ सिंह जी, सन 1907 में कोई गुप्ता फैमिली थी जिसको सिविल लाइन का एक बहुत बड़ा इलाका पट्टे पर मिला। सन 1912 में उस गुप्ता परिवार ने पता नहीं किस कारण से उस प्रॉपर्टी को दरगाह शरीफ को बैनामा कर दिया। सन 1922 में दरगाह शरीफ ने वो प्रॉपर्टी मुन्नो को, जो ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनको उस प्रॉपर्टी का बैनामा कर दिया। आज तक वो कोठी थी। जब मुन्नू कौल ने उस कोठी का फ्री होल्ड कराने के लिए एप्लीकेशन दिया, तब दरगाह शरीफ के लोगों ने आपत्ति लगाई और उन्होंने कहा कि मेरे यहां जो चीज एक बार आ जाती है वो दोबारा लौट करके दूसरे के पास नहीं जाती। मुकदमा शुरू हुआ, हाई कोर्ट से फैसला हुआ मुन्नू कौल के पक्ष में, फ्री होल्ड हो गया। फ्री होल्ड का बैनामा कर दिया डीएम ने। लेकिन जब मुन्नू कौल के परिवार के लोग उस कोठी बेचने के लिए निकले कि मेरी कोठी खरीद लो, मेरी कोठी खरीद लो, मेरी कोठी खरीद लो, कोई तैयार नहीं हुआ। बहराइच जनपद के अंदर कोई भी तैयार नहीं हुआ। क्यों? कि लोगों के कान में आवाज आ चुकी थी कि इस कोठी पर दरगाह शरीफ अपना मालिकाना हक जता रहा है। आप सब लोग जानते हैं बहराइच बयारपुर का जो मैंने स्कूल बनवाया, दिल्ली के अंदर एक जज साहब है, श्रीवास्तव हैं, उनकी पत्नी ने मुझे जमीन उस स्कूल के लिए दिया था। बहराइच की बेटी है, एक रोज मेरे पास दिल्ली में आई और उन्होंने कहा, बेटा, भैया, भैया कहती है, भैया हम आज आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, इनकार मत करना। हमने कहा, दीदी कहिए क्या मांगने के लिए आए? कहने, बेटा भैया पहले वचन दो, पहले वचन दो, इनकार नहीं करोगे। हमने कहा, वचन देते हैं, हम इनकार नहीं करेंगे। तब उन्होंने मुन्नू कौल के परिवार का परिचय कराया और कहा, भैया हम चाहते हैं इस परिवार का आप उद्धार कर दे, क्योंकि आज बहराइच के अंदर इस कोठी का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो पैसा भी नहीं देना चाहते हैं और वहां पर इस्लामिक सेंटर बनाना चाहते हैं। इसलिए भैया इस काम को अगर कर सकते हो, बहराइच में इस्लामिक सेंटर बनाने से अगर रोक सकते हो तो भैया आप कर सकते हो। हम नफा नुकसान नहीं जानते, लेकिन आज अपनी बहन को निराश मत करना। ये मेरे बनाए हुए शब्द नहीं है, ये मेरे बनाए हुए शब्द नहीं है, एक शब्द मिलावट नहीं है। मैंने तुरंत वहीं से प्रमोद त्रिपाठी को फोन किया और प्रमोद त्रिपाठी से कहा, हमने जाकर के नजूल में या जहांनगर पालिका में कोठी का रिकॉर्ड देखो। जब मैंने कोठी का रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड बेदाग था, रिकॉर्ड साफ था, फ्री होल्ड हो चुका था और मैंने 3.5 करोड़ रुपया नंबर 1 का देकर के उस कोठी को बैनामा करवा लिया, जिस कोठी पर लोग इस्लामिक सेंटर बनाना चाहते थे। और उसी कोठी को लेकर के मेरा इतना पुतला फूंका, इतना पुतला फूंका, लेकिन आपका ये बेटा अगर झुका हो तो 10 जूता मुझे मार देना। मैं समाजवादी पार्टी में था, लेकिन मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूं, हमारा संघर्ष का इतिहास रहा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सांसद जी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन ऊंचाई पर कायम रहना बहुत कठिन होता है। ऊंचाई पर पहुंचना आसान होता है, लेकिन ऊंचाई पर कायम रहना बहुत कठिन होता है। मुझसे हमारे भी मित्र कुछ सवाल करते हैं, सांसद जी आप गोंडा जीते, पत्नी जीती, आप जीते, बलरामपुर जीते, कैसरगंज जीते, जहां गए वहां जीते, क्या फार्मूला है?
हमने कहा मैंने बचपन में एक फार्मूला सीखा था, किसी गरीब को और किसी शरीफ को कभी, किसी गरीब को किसी शरीफ को कभी अपमानित मत करना, और अन्याय करने वाला चाहे जितना बड़ा आदमी हो उससे 5 पांव पीछे मत हटाना। वो फार्मूला आज मेरे काम आ रहा है। आज तक मैंने किसी गरीब को और किसी शरीफ को मैंने अपमानित नहीं किया। अगर भूल से मुझसे अपमानित कोई हो गया होगा तो मैं बेझिझक जा करके उसका पैर पकड़ करके माफी भी मांगने का काम किया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी गरीब को मैंने कभी गुस्से में आकर के डांट दिया, कुछ कह दिया, तो तुरंत दूसरे दिन गया कि बेटा बहुत गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर नहीं कर पाया, अगर खुद नहीं कर पाया तो अपने आत्मा में बैठे बैठे आपका चेहरा याद करके मैंने आपसे माफी मांग लिया कि आज मैंने फला गरीब आदमी का दिल दुखाया था, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हे भगवान, आज यही कारण है हमारे दरवाजे पर 2 प्रकार की मिठाई नहीं है। कुछ लोग गए होंगे, हमारे दरवाजे पर 2 प्रकार का चाय नहीं है, हमारे दरवाजे पर 2 प्रकार का पानी नहीं है। बड़ा से बड़ा आदमी आएगा वही मिठाई खाएगा, और गरीब से गरीब आदमी आएगा तो वही मिठाई और उसी गिलास से पानी पिएगा, दूसरा गिलास नहीं, दूसरी मिठाई नहीं। और आज हम बात बताना चाहते हैं, और जिसके साथ गरीब की दुआ होगी, आज भारतीय जनता पार्टी जो सोई हुई थी, कुछ दिन पहले सोई हुई थी, लेकिन आज जगी हुई है। ये जगी कैसे? जब गरीबों की आवाज आई, जब गरीबों की आवाज आई, जो शोषित थे, पीड़ित थे, जो महिला कपड़ा पहनते थे, जब उन्होंने आवाज लगाया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जब वो आवाज आई तब आज भारतीय जनता पार्टी आज जग गई और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना है। और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आज झगड़ा केवल ठाकुरों के वोट में है। झगड़ा केवल ठाकुरों के वोट में है। वाह भाई वाह, सबसे ज्यादा बंदूक के लाइसेंस तो बनवाया, सबसे ज्यादा काम तो ले हो, सबसे ज्यादा न्योता तो हार किरण तोड़े ये मोहन पर शादी भटन हम को लाओ, खिलाफो पार्टी को लाओ। अब सबसे ज्यादा झगड़ा अगर है तो हमारे बिरादरी भाई खट 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 चलती तलवार, और सबसे ज्यादा मजबूती के साथ अगर कोई खड़ा है तो गरीब वर्ग का आदमी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, पूरे देश में खड़ा है। इसलिए भाइयों, मैं थोड़ा विषयांतर मेरा हो गया था, लेकिन ये जरूरी विषय था इसलिए मैंने रखा। आप सब लोग जानते हैं 5 साल से हम सांसद हैं। तमाम यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो गांव के प्रधान थे, गांव के कोटेदार थे, स्कूल चलाते थे, कुछ लोग साथ दिए थे, कुछ लोग नहीं साथ दिए थे, लेकिन हमने कभी किसी का प्रधानी का खाता नहीं जांच करवाया, किसी प्रधान को धमकी नहीं दी, किसी कोटेदार को धमकी नहीं दी, किसी स्कूल चलाने वाले को धमकी नहीं दी, क्योंकि हम लोकतंत्र में वास करते हैं और लोकतंत्र का जो नियम है उसमें पक्ष को भी जीने का अधिकार है और लोकतंत्र में विपक्ष को भी जीने का अधिकार है। और इसलिए हमने कोई साथ दिया तो उसका भी सम्मान, और जिसने साथ नहीं दिया उसका भी सम्मान। पूरे लोकसभा के अंदर, क्योंकि गोंडा की बात छोड़ दीजिए आप, गोंडा में तो मैं 20 साल से हूं, लेकिन कैसरगंज में 5 साल पहली बार आया, बयारपुर में पहली बार आया। जब मैं चुनाव लड़ने आया था मेरे खिलाफ तमाम अफवाह बनाया गया था, आएगा, ये करेगा,
वो करेगा। लेकिन 5 साल बीत गया, एक भी शिकायत, एक भी कोटेदार, एक भी प्रधान, एक भी कर्मचारी, एक भी लेखपाल, एक भी मास्टर, कोई नहीं कह सकता कि सांसद जी या सांसद जी के परिवार ने या सांसद जी के किसी कार्यकर्ता ने किसी को अपमानित करने की कोशिश की है। क्या हो तो बताओ भाइयों। आज हमारा तो 5 साल बीत गया, लेकिन एक प्रत्याशी आ रहा है समाजवादी पार्टी से। जरा तो दसानों में डोले धरनी, दसानन गोंडा से कैसरगंज की तरफ रुख पड़ रहा है, और उसकी भाषा क्या है? प्रधान जी 3 साल सरकार बाकी है, साथे रहो, नहीं तो कोटेदार हमारे साथे रहो, राज करो, बांटे की जरूरत नहीं है, कहता है बांटे की जरूरत नहीं है। और जो न लाभो तो रगड़ के मार डाला। स्कूल चलाने वालों साथे रहो, नहीं सेंटर हटवाए दिया। बादशाह सिंह लड़की मारा नहीं है, कहां बादशाह नहीं है ना? बादशाह अपना नया लड़का भेजो, वही सर है। तमाम कोटेदार आज नहीं आए, लड़का भेजे हैं। प्रधान अरे अनिल का थोड़े रोकने हैं, लेकिन ज्यादातर भाइयों में कहना चाहता हूं कि आज पिछला चुनाव हम लोग लड़े, हम समाजवादी पार्टी से लड़े थे, मिश्रा जी जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, पुट्टू अवस्थी बसपा से लड़े थे। पूरे लोकसभा के अंदर 107-16 का मुकदमा कहीं पर नहीं हुआ, जबकि टीवी चिल्लाता आ गया कि सबसे खतरनाक स्थान कैसरगंज लोकसभा है। लेकिन हम लोग भी आपस में मिलते थे तो एक दूसरे का पाए लगे और सम्मान करते थे, जरूरत पड़ने पर एक साथ चाय पी भी लेते थे। और पूरे लोकसभा के अंदर मुझे गर्व है कि पिछले चुनाव में पूरे लोकसभा के अंदर कैसरगंज लोकसभा के अंदर 107-16 का मुकदमा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ और चुनाव निपट गया। लेकिन उसके आने के पहले लोग थर-थर कांप रहे हैं। भाइयों मैं बताना चाहता हूं, कोटेदार भाइयों, प्रधान भाइयों, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। न खंजर उठेगी न तलवार इनसे, न खंजर उठेगी न तलवार इनसे। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। जब जब लड़े तब तब हराया, जब जब लड़े तब तब हराया। बिन्नू पांडे को मैंने खड़ा किया, इन्होंने अपने भाभी को खड़ा किया। गोंडा के इतिहास में पहला चुनाव था, उसके पहले मेरे जनपद में जिला पंचायत का चुनाव नहीं होता था। मैंने जो है बिन्नू पांडे को खड़ा किया और ये अपने भाभी को खड़ा किए। सरकार समाजवादी पार्टी की थी, हम लोग विपक्ष में थे। 13 वोट से इनके सीने पर चढ़ करके हराया, 13 वोट से। फिर लड़े, बृजकिशोर मिश्रा हमारे बीच में बैठे हैं, ये लड़े, तब भी इन्हीं की सरकार थी, सपा की सरकार थी। लड्डू बांटने तैयारी हो रही थी, समाजवादी वाले पार्टी वाले जश्न मना रहे थे। कई वोट से हरावा, 14 वोट से, 14 वोट से हरावा, तब कोई नहीं सरकार रही। ये पलटूरा उन्हें खड़ा हो जाओ, इनको लगाया, तब बसपा सरकार रही। हाँ, सपा सरकार रही, तब ये फिर लड़े, क्या पलटू राम का जितावा।
जब जब लड़े तब तब हारे। लेकिन हाँ भाइयों, इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि 3 महीना मेरी सरकार है, 3 साल मेरी सरकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुजफ्फरनगर का दंगा प्रशासन का फेलियर है। बनने दीजिए हमारी सरकार, मुजफ्फरनगर पर इनको विदाई करके तब इनकी लाल बत्ती चलेगी। इनकी विदाई तो कल मुजफ्फरनगर पर हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया है। इसलिए भाइयों, सभी कोटेदार भाइयों और प्रधान भाइयों से कहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठा है। ये दिन में 1000 बार झूठ बोलता है। आपसे बात करें तो 2 बार आप भी कह दीजिए कि आपके ही साथ है, और इस झूठ को इसी के कोटे में डाल दीजिए, वो झूठ आप पर नहीं आएगा। ये लोकतंत्र का दुश्मन है। आज मैं देख रहा हूं कि भाई रामतेज यादव जी प्रभारी का काम कर रहे हैं। मैं रामतेज यादव का सम्मान करता हूं, लेकिन रामतेज यादव जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा इमरजेंसी यादव जब 5-6 महीने पहले गोंडा या सिंचाई विभाग में टेंडर खरीदने के लिए गया था, तो इसी पंडित सिंह ने आपके इमरजेंसी के साथ क्या व्यवहार किया था, और आपके इमरजेंसी की इज्जत हमने इमरजेंसी लगा करके बचाई थी। तो आपका बेटा लौट किया है। अब आज तूफान चमन में जब आया तब खून बहाया था हमने, जब वक्त गुलिस्ता का आया कहते तेरा अधिकार नहीं। क्या हो रहा था इमरजेंसी के साथ, और तब मैं दिल्ली में बैठे बैठे इमरजेंसी लगाया, तब इमरजेंसी की इज्जत बची। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप अपने पार्टी का धर्म निभा रहे हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, उसमें भी कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी सी एक घटना में, यहां यादव समाज के हमारे बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जनसंघ काल से कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीते और मरते हैं, उनको एक घटना का स्मरण दिलाना चाहता हूं। आज के 2 वर्ष पूर्व हमारे तरफगंज विधानसभा में एक झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा अलगू यादव शास्त्री जी, आपको याद होगा, अलगू यादव और तिवारी बाजार एक ब्राह्मणों का गांव है। दोनों लोगों में झगड़ा हो गया, एक तरफ से बम चला, एक तरफ से गोली चली। संयोग ऐसा बना कि अलगू यादव की मृत्यु हो गई। अलगू यादव की जब मृत्यु हुई, अखिलेश यादव आए, शिवपाल यादव आए, पैसा दिया, सहयोग किया। हमने भी 1 लाख रुपया दिया था, हमने भी उस परिवार का सहयोग किया। उसके बाद दूसरा झगड़ा, आपको याद होगा, इसी गर्मी के महीने में लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले करनैलगंज में यहां माझा में हुआ था। वो झगड़ा ब्राह्मण के साथ हुआ था, ये झगड़ा ठाकुरों के साथ हुआ। संयोग ऐसा बना कि उसमें भी एक यादव की मृत्यु हो गई। शिवपाल सिंह यादव कम से कम 200 गाड़ियों का काफिला लेकर के आए थे, हेलीकॉप्टर से आए थे, और हेलीकॉप्टर से आने के बाद सैकड़ों गाड़ियों का काफिला ले जाकर के उस यादव परिवार को मदद देने का काम किया और सहयोग किया। हम शिवपाल सिंह यादव का सम्मान करते हैं कि उस यादव के साथ घटना घटी थी, उस परिवार का उन्होंने दुख बताया, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक सवाल पूछते हैं, तरफगंज में घटना घटी, ठाकुर बनाम ब्राह्मण बनाम यादव, तो आप पूरा परिवार आए। करनैलगंज में घटना घटी, ठाकुर बनाम यादव, तो आप पूरा परिवार आए। लेकिन 22 तारीख 2012 में वजीरगंज में जो घटना घटी आपके शहर के अंदर, जिसमें यादव परिवार मारा गया, उस गुड़िया का बच्चा मारा गया, आप क्यों नहीं आए? ये सवाल आज आपसे कैसरगंज के विधानसभा की जनता पूछती है, और पूरा यादव समाज आपसे पूछता है कि इस घटना में आप क्यों नहीं आए? 24 घंटे, कम से कम 20 घंटे लाठी चली थी, 20 घंटे। शहर कोतवाली से एक सिपाही नहीं गए यादव के सहयोग में, चौकी का एक सिपाही नहीं गए यादव के सहयोग में, और झगड़ा भी यादवों का नहीं था, पुलिस वालों से और
शहर के जो कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे झगड़ा हुआ था। इन यादवों ने पुलिस की मदद करने में झगड़ा मोल ले लिया। पुलिस चौकी के लोग पुलिस चौकी छोड़ करके चले गए और 200, 300, 400, 500 लोग इकट्ठा होकर के आते थे। ये हमारे 10 पहलवान जब निकलते थे तो लेकर के लाठी निकलते थे तो ये लोग आधा किलोमीटर भागते थे। हृदयनाथ जी सारी रात चलता रहा तमाशा, सारी रात एक सिपाही नहीं गया, एक पतवाल नहीं गया, सारा दिन चलता रहा तमाशा। तब सुबह के समय एक योजना बनाया लोगों ने और आए, हल्ला किए और भाग गए और पीछा करते करते एक लड़का जाकर के उनके मोहल्ले में यादवों का फंस गया और वो लड़का उन लोगों ने जान से मार दिया। सही है कि गलत? 18 यादव मुलजिम बनाए गए। खैर मुलजिम तो वो पक्ष भी बनाया गया। मैं कसम खाता हूं इस पवित्र धरती की, मैं कसम खाता हूं सरजू मैया की, मैं कसम खाता हूं आपकी। मैंने मुलायम सिंह यादव जी से कहा चलिए कहीं बकार नाराज हो जाएगा, बकार नाराज हो जाएगा। हमने कहा आप नहीं जा सकते तो अखिलेश को भेज दीजिए, नहीं किसी तरीके से आप ही निपटा दीजिए, बकार नाराज हो जाएगा। लाश उसके घर को नहीं दिया। लेकिन भाइयों मैं समाजवादी पार्टी का सांसद था उस समय, लेकिन उसकी करही कराई, उसके परिवार को मैंने पूरा मदद किया। मैंने 18 हिंदू जो बंद थे आपके समाज के यादव, मैंने उनकी जमानत कराई। लेकिन यादव की दुहाई देने वाले, यादव की ठेकेदारी करने वाले जो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए, बहराइच की घटना पर नहीं आए। इसलिए मैं सवाल खड़ा करता हूं, जब ठाकुर से होता है तुम आते हो, जब ब्राह्मण से होता है तुम आते हो, जब कुर्मी से होता तुम आते हो, जब यादव समाज का झगड़ा मुसलमान से होता है तब आप नहीं आते हो। इसलिए आना चुनाव में आना मुलायम सिंह, चुनाव में आना खड़क अखिलेश यादव समाज को समझाना ना कि क्यों नहीं आए थे। इसलिए हे भाइयों हाथ जोड़ करके विनती करता, समझिए ये क्या है। और जब भी आपका मामला पड़ेगा, हमसे पड़ेगा ये आएंगे, इनसे पड़ेगा आएंगे, इनसे पड़े आएंगे, लेकिन चाचा के बिरादरी जब मामला पड़े जेके भैंसियां हराएंगे नहीं, तब ये नहीं है, तब ये नहीं है। इसलिए बदला लेने का समय आ गया। आज हमने बड़े इम्तिहान दिए हैं। मैं 5 नवंबर को मुख्यमंत्री जी से मिला था। 18 मुद्दों पर मैंने उनसे चर्चा की थी कि 2.5 साल हो गया आपकी सरकार बने, 2 साल पूरे हो गए। नंदनी नगर में आपने बाढ़ के संबंध में कुछ घोषणा आपने की थी, वो नहीं पूरा हुआ। नंदनी नगर में आकर के आपने जरल होते हो 12 मार्ग की घोषणा की थी, वो नहीं पूरा हुआ। गोंडा मार्ग नहीं पूरा हुआ, कर्नाटक नवाबगंज मार्ग नहीं पूरा हुआ। 2 साल हो गया आपने नहीं पूरा किया। उसमें विकास के मुद्दे थे और कसम सरजू मैया की खाता हूं, जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा था, मैंने कहा था कि आपने देवी पाटन मंडल में हिंदू समाज को नंबर 2 का नागरिक बनाने का कोशिश कर दिया है। इसलिए मैं आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि देवी पाटन मंडल में हिंदू समाज में कभी नंबर 2 का नागरिक था ना आगे रहेगा। इसलिए अभी 4 महीना समाज से मेरी जगह पर, कहीं तो मैं एक सुना दूं, मैंने कहा मेरी जगह पर मैं 4 महीने पहले, 5 महीने पहले आपको आगाह करने आया हूं, क्योंकि आपने देवी पाटन मंडल के अंदर हिंदू समाज को नंबर 2 का नागरिक बनाने की कोशिश कर दी। और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, विधानसभा का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, जब जनसंघ था तब भी 12 से मेले हुआ करता था, जब जनसंघ था तब भी गोंडा से मेले हुआ करता था। देवी पाटन मंडल कभी जो है इस दृष्टि से कभी कमजोर नहीं रहा है। लेकिन आपने देवी पाटन मंडल में हिंदू समाज को नंबर 2 का नागरिक बनाने की कोशिश किया है
और मैं भी कहीं न कहीं अपने आप को गुनाहगार मानता हूं कि आज मेरे कारण हमारा समाज जो है तबाह हुआ है और शर्मिंदा महसूस करता है। इसलिए आपके पास भी 4-5 महीने का समय है, मेरी जगह पर उम्मीदवार तय कर लीजिए। मैं आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाइयों, 1 घंटा 40 मिनट बात हुई। विकास के साथ साथ ये मुद्दा था और मैंने कहा मेरी धोखा देने की आदत नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं मेरी जगह पर आप प्रत्याशी चुन लो और जिसको चाहे लड़ा देना, लेकिन मैं सांसद बनो या न बनो, आपकी पार्टी से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं मना करके चलाया था। आज मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझको बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा, बढ़ चढ़ करके सहयोग मिलेगा। इसलिए ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। जो हृदयनाथ सिंह जी ने अभी आपको बताया, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह हमसे बहुत चिढ़े हुए हैं। मुलायम सिंह का कहना है किसी भी कीमत पर उसको रोकना है। तो मुलायम सिंह जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रिजभूषण सिंह आएंगे लोकसभा के अंदर, लेकिन अकेले नहीं आएंगे, चारों लोकसभा लेकर के और एक अयोध्या की लेकर के 5 अंदर आपकी छाती पर आएंगे। हम अकेले नहीं आएंगे, हम 5 आएंगे, कम से कम 5। 1 अयोध्या, 4 देवी पाटन मंडल। हम 1 माला नहीं पहनाएंगे, हम 1 फूल नहीं ले जाएंगे। अरे हम 5 गुलदस्ता लेकर के यहां से जाएंगे देवी पाटन मंडल से और अयोध्या से, क्योंकि ये देवी पाटन मंडल अवध का ही एक अंग है। व्यवस्था के दृष्टि से एक मंडल बना है, लेकिन आज भी हम लोग, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, हमारी जान, हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति अयोध्या है। अयोध्या के बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना अयोध्या अधूरी है, क्योंकि भगवान राम को पैदा कराने के लिए जब यज्ञ किया गया था तो अयोध्या की धरती पर नहीं किया गया था, देवी पाटन मंडल की धरती पर किया गया था। और भगवान राम के वंशजों का, भगवान राम के पूर्वजों का जब वंश नहीं चल रहा था, तब नंदिनी गौ माता की जो सेवा महाराजा दिलीप ने की थी, अयोध्या में नहीं की थी, देवी पाटन मंडल में की थी। इसलिए हमारा इतिहास बहुत शानदार है, बहुत जानदार है। हमारे बिना अयोध्या अधूरी है, हमारे बिना अयोध्या अधूरी है। अगर बहराइच से, गोंडा से, श्रावस्ती से जल चढ़ाने लोग तेरस के न दिन जाए तो अयोध्या के बल पर भगवान शंकर प्यासा रह गई है, ज्यादा पानी ये से ज्यादा। कहा सुरेंद्र जी, सही है गलत? सही है। हाँ, बहुत आप लोग अलग जगह, लेकिन जाग नहीं वहां। और जब राम जन्मभूमि का भी आंदोलन हुआ था तो हृदय जी तो वही है, जब वाह क्या दृश्य था, 300 400 सवार की हम लोग एडवांसन बंद हो जाते थे और उसके बाद भी यहां काम नहीं रुकता था। इसलिए भाइयों, हम आप लोगों से हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सब सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हम दे तुमको विजय, हमें तुम बल दो। हम दे तुमको विजय, हमें तुम दल दो। 2 शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटबद्ध यहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहाँ कहीं भी अनय, अनय माने अन्याय,
हो जहां कहीं भी अने उसे रोको रे, जो करे पाप सा सूर उसे टोको रे। दुर्दांत दस्यु का सेल ढूंढते हैं हम, दुर्दांत दस्यु को सेल ढूंढते हैं हम, यम की दृष्टा से खेल ढूंढते हैं हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। और भाइयों, तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती है तहखानों में। बलबेदी पर बल्लियां नफे चढ़ती है, सोने की ईंटें मगर नहीं कहती है। हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है, जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, सूरत नहीं कोमल कराल होता है। सामने देश माता का भव्य चरण है, सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस्तर है। काटेंगे अरिका मंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। चिंतको चिंतना की तलवार गढ़ोरे, चिंतको चिंतना की तलवार गढ़ोरे, ऋषियों कुशान दीपन मंत्र पढ़ोरे, योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ोरे, बंदूकों पर अपना आलोक मरोरे। है जहां कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले जाना है और भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। हमने कहा था कोठियों के हर दिए में झोपड़ी का खून है, कोठियों के हर दिए में झोपड़ी का खून है। इसलिए हम क्रांति की आंधी बुलाना चाहते हैं, देश का बचपन न सोए भूख से रोकर कहीं, इसलिए हर खेत में खंजर उगाना चाहते हैं। हम शहीदों की चिता से हाथ लेकर, राख लेकर हाथ में, आज सारे मुल्क को बागी बनाना चाहते हैं। क्यों? 10 साल के अंदर इस कांग्रेस की बैठी हुई दिल्ली सरकार ने गरीब को गरीब बनाया है और अमीर को अमीर बनाया है। 10 साल के पहले हमारे देश में 23 खरबपति होते थे, 23। आज 10 साल के अंदर खरबपतियों की संख्या बढ़कर के 70 हो गई है, 70। सबसे अधिक खरबपति चाइना के अंदर है, 80 खरबपति। लेकिन उन 80 खरबपतियों की जो संपत्ति है चाइना के, हमारे 25 खरबपतियों के संपत्ति के बराबर उनकी संपत्ति 80 की नहीं है। आज कांग्रेस ने ऐसी नीति चली, कांग्रेस ने ऐसे चाल चली कि बड़ा आदमी हो गया और गरीब आदमी हो गया। हे भैया, भगवान न करे किसान परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो जाए। आज किसान परिवार में किसी के घर में कैंसर हो जाए, किसी का घर में हार्ट अटैक की कोई बीमारी हो जाए, मैं दावा करता हूं आज किसान परिवार कैंसर का इलाज नहीं करा सकता है, हार्ट अटैक होने का ऑपरेशन नहीं करा सकता है। आज किसान की यह हालत अगर किसी ने की है तो कांग्रेस में बैठी हुई दिल्ली की सरकार ने की। कौन किसान? कौन किसान? देश का भगवान, देश का भगवान भिखारी, देश का भगवान आज इलाज नहीं करा सकता। देश का भगवान का बच्चा भी ब्रांडेड चश्मा पहनना चाहता है, देश के भगवान का बच्चा भी ब्रांडेड जूता पहनना चाहता है, देश के भगवान का बच्चा भी ब्रांडेड शर्ट पहनना चाहता है। आज भगवान का बच्चा ब्रांडेड चश्मा नहीं पहन सकता, इसलिए नकली ब्रांडेड चश्मा पहन करके अपने शौक को पूरा करता है। वाह रे कांग्रेस पार्टी, काम पे काम होता है। आज आप अपने बच्चे को खेती के बल पर पढ़ाई नहीं करा सकते। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, आप किसी भी गांव में जाएं, अगर किसी का मकान साफ है, किसी का मकान पलस्तर है, किसी का मकान रंगा हुआ है, दरवाजे पर थोड़ा साफ सफाई है, तो वो निश्चित किसी किसान का मकान नहीं हो सकता। उस मकान का कोई सदस्य या तो दिल्ली में नौकरी करता होगा, या तो ठेकेदारी करता होगा, या तो बाबू होगा और या तो नेता होगा, लेकिन सिर्फ किसान का परिवार, किसान का मकान पर सफेदी नहीं हो सकता है। अगर गांव में सफेदी किसी परिवार, किसी मकान में है तो कोई न कोई अलग से आमदनी जरूर है। किसान जो है आज कहां से कहां पहुंचा,
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और धरती पुत्र मुलायम सिंह आए थे तब कहे थे 50 रुपया क्विंटल गन्ना दाम बढ़ाएंगे। बाबा बढ़ाए तो नहीं, 30 रुपया क्विंटल कम कर गए। वाह वाह धरती पुत्र, कम कर गए 30 रुपया। और ऐसी अव्यवस्था, ऐसी लूट जैसा इस बार गन्ना किसानों के साथ लूट हुई है। 130 रुपया से लेकर के 160 रुपया क्विंटल तक गन्ना बिक गया। ऐसी लूट भाइयों हमने अपने 58 साल की उम्र में मैंने कभी देखी नहीं थी, ना आपने देखी हो। किसके कारण? चीनी उद्योग खास करके उत्तर प्रदेश के लिए एक कैश क्रॉप का बहुत बड़ा साधन है। लेकिन हमारी चीनी जब तैयार हुई, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा कमीशन के लिए, थोड़ा सा 10-5 रुपया बोरी कमीशन के लिए बाहर से ला करके गोदामों में इतनी चीनी भर दिया। आज एक मिल मालिक, ठीक है, आज हम मिल मालिक को भी गाली देते हैं, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। अगर मिल मालिक ईमानदारी से चीनी बनाता है तो 32 रुपया क्विंटल उसकी लागत आती है। जब 34 रुपया, 35 रुपया, 36 रुपया किलो के हिसाब से थोक भाव में चीनी बिकती है, तब मिल मालिक हमको भी पेमेंट करता है और 2 रुपया क्विंटल खुद भी पाता है, 200 रुपया बोरी खुद पाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कारण, कमीशन के कारण इतनी चीनी गांठ दिया ला करके हमारे देश के अंदर कि जो मिल मालिकों की चीनी 3600 में बिकती थी, 3700 में बिकती थी, आज 2700 में कोई खरीदार नहीं है, 2700 में ग्राहक नहीं है। जिसका नतीजा ये निकला कि आज चीनी उद्योग खत्म हो गया और चीनी उद्योग के साथ साथ गन्ने का किसान खत्म हो गया। गन्ने का किसान खत्म हो गया। किसने खत्म किया? कांग्रेस पार्टी। गेहूं का दाम देखिए, धान का दाम देखिए। एक थोड़ा सा राहत आती थी, थोड़ा सा घर में रजाई बनती थी या रंगाई पुताई होती थी तो गन्ने की खेती थी जिसके बदौलत होती थी। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने दोनों मिलकर के हमें समाप्त कर दिया। पिछले साल जो गन्ना बेचा था उसका दाम नहीं मिला। मिला? मिल गया होता हाथ खाद मिल गया? नहीं मिला। पिछले साल जो गन्ना बेचा था उसका दाम नहीं मिला। पिछले साल जो पूंजी लगाई थी उसका दाम नहीं मिला। और इस साल फिर दोबारा पूंजी लगाने की तैयारी हो रही है, पूंजी लग रही है। भाइयों, किससे मन की बात कहूं मैं? किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक में दशा कब तक बोलो वज्राघात कहूं मैं? किससे मन की बात कहूं मैं? आज ये जो हमारी स्थिति हुई है या दिल्ली में बैठी हुई सरकार की वजह से हुई है। आज ये जो वातावरण बना है, ये जो वातावरण बना है, लोग कहते हैं देश मोदीमय हो गया है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये पूरे देश की पीड़ा है। ये पूरे देश की पीड़ा है। नौजवानों का दर्द है, किसानों की भूख है, लोगों की निराशा है। आज भारत का प्रधानमंत्री बयान देता है कि इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। भारत के प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए था कि इस देश के संसाधन पर पहला हक गरीब का है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गरीब का नाम नहीं लेते हो और कहते हो इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। ये गुस्सा है, यह गुस्सा है देश के अंदर कि संसाधन पर पहला हक किसी विशेष का है। विशेष के बजाय आपको कहना चाहिए था गरीबों का है, गरीब मुसलमान का भी है और गरीब हिंदू का भी है। लेकिन पहला हक गरीब का है ये नहीं कहते हो, कहते हो पहला हक मुसलमान का है। कहता है गृह मंत्री, क्या कहता है? कहता है भारत के किसी थाने में किसी मुसलमान को नाजायज न बैठाया जाए। अरे बेईमान गृह मंत्री, क्या कह दिया तूने? अरे तुमको कहना चाहिए था
कि देश के किसी भी थाने में देश के किसी भी नागरिक को नाजायज पुलिस न बैठावे। तुमको इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए था कि देश के किसी भी थाने में किसी भी नागरिक को नाजायज न परेशान किया जाए। ये तुम नहीं कहते हो और कहते हो मुसलमानों को न परेशान किया जाए। भाइयों, मैं मानता हूं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मैं मानता हूं हर मुसलमान झगड़ेलू नहीं होता। आज भी हमारे भी तमाम, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, लेकिन उसके बाद भी आज कम से कम सैकड़ों मुसलमानों की संख्या है, बड़े लोगों की संख्या है जो मेरे विजय की कामना इसी कैसरगंज में रह करके करते हैं। मुसलमानों में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मुसलमान जो है आतंकवादी है, लेकिन इस सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। हर मुसलमान अपराधी नहीं है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवाद की कोई घटना घटती है तो सिर्फ मुसलमान ही पकड़ा जाता है, दूसरा कोई नहीं पकड़ा जाता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत भाषण सुन लिए आप लोग, लेकिन कहना चाहता हूं तट पर बैठ लहर गिरने से नौका पार नहीं होती। तट पर बैठ लहर गिरने से नौका पार नहीं होती। और माझी तुझे चीरनी होगी बढ़कर तूफानों की छाती, बढ़कर तूफानों की छाती। हम जीत गए, हम जीतेंगे कहने से काम नहीं चलेगा। एक अज्ञात शत्रु है, एक अज्ञात शत्रु है, वो देख रहा है किसके धनुष पर बैठने की भारतीय जनता पार्टी का कलेजा चलनी करें, उसको भी ध्यान में रखना। समझ गए ना? एक अज्ञात शत्रु है, वो पार्टी नहीं देख रहा है, वो पार्टी नहीं देखेगा, ये देखेगा किसके बाढ़ पर पहुंचे तो हिम्मत बहादुर सिंह का गर्दन कटेगा। तो इस बात पर ध्यान रखना। इसीलिए कहना चाहता हूं तट पर बैठ लहर गिरने से नौका पार नहीं होती, और माझी तुझे चीरनी होगी बढ़कर तूफानों की छाती, बढ़कर तूफानों की छाती। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते, हम नहीं हारेंगे। केवल अगर हम हारेंगे तो हम नहीं हारेंगे, अगर हम हारेंगे तो दिल्ली भी हारेगा, मोदी भी हारेगा, और मोदी भी हारेंगे, हम भी हारेंगे। अरे हम तो कहीं सह लेंगे, लेकिन 5 साल तक आपका विरोधी आपको ललकारेगा। बहुत खींचता रे, घूमत रहे नौसा का रे, मोदी लहर है, मोदी लहर है, अपने पोलिंग अब रेल दिया आगमन का कहा जीते, लेकिन अपने पोलिंग तो हराया है, बात नहीं। तो अगर हम आप हारेंगे, और इसलिए कहना चाहता हूं कि हे कार्यकर्ता बंधुओं, ये विकट युद्ध है। आप करनालगंज वाले को ठीक करने करनालगंज मत जाओ, जनवल वाले कैसरगंज करने वाले को ठीक करने मत जाओ, कैसरगंज वाले जनवल वाले को ठीक करने मत आओ, वो हम नेता लोग ठीक कर लेंगे, लेकिन आप लोग अपना अपना गांव ठीक कर दो। अरे 5 साल में एक बार हम आपके दरवाजे पर आते हैं, एक बार न्याय मांगने के लिए आते हैं, देश के लिए आते हैं। 5 साल में एक बार हम आपके दरवाजे पर आते हैं, न्याय मांगने के लिए आते हैं। जब बाढ़ आती है हम दौड़े चले आते हैं, जब किसी गांव में आग लगती है हम दौड़े चले जाते हैं, जब आप कोई कार्यक्रम ठानते हैं दौड़े चले आते हैं, सूचना देते हैं दौड़े चले आते हैं। कोई आंधी आफत आती है हमको पता चलता है, हम सब नेता लोग आपके दरवाजे पर दौड़े चले आते हैं। लेकिन 5 साल में एक बार हम आपके दरवाजे पर आते हैं, और आप अगर न्याय नहीं करोगे, आप न्याय हमारा साथ नहीं दोगे, तो किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल जात, जात माने अन्याय करने वाला, नहीं पाप का भागी होता केवल जात। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए हे भाइयों, 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तापन सोहत है सुल्तान, और 7 मई का और फिर मान लो ना हो पाए
मन पछते हैं अवसर भी 5 साल पछताओगे, हमारे दरवाजे पर आओगे, हम आपका नकली सम्मान करेंगे, असली सम्मान नहीं करेंगे। हारे हुए योद्धा का, हारे हुए सेनापति का राजा सम्मान नहीं करता है, जीते हुए सिपाही का ही राजा सम्मान करता है। इसलिए है भैया, हार के आई वो पानी तो पियाए, भाल चाल तो ले, लेकिन चबक कर मिला न भाई। और जीत के आई वो तो धड़धड़ाए के गले लगाए ले कि आएगा बस शेर। इसलिए जीत करके आना अपने लिए, आपको ही बोली मिलेगी रोज रोज। बहुत बड़ा नेता बनना है, मंडल अध्यक्ष बना, इतना पता नहीं के इनका मंडल अध्यक्ष जब हम अपना मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं बोलेंगे हारा है। इसलिए भैया कि जीत का सिलसिला वहां से शुरू हो और दिल्ली तक पहुंचे, और इस सरजू के किनारे से भी, इस सरजू के किनारे से भी, ये सरजू का किनारा जिसने राम को राम बना दिया, उस किनारे से भी जाकर के आशीर्वाद रूपी 5 फूल जाकर के उनके गले में पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संसद ये अभी बैठा रहो, बैठा रहो, अभी बैठा रहो। अभी उसके बाद जो है, आइए आप, अभी इसके बाद जो है आप लोग मंडलवार अलग अलग बैठेंगे। आप कमरा है, एक प्रो फार्मा दिया गया है, आपकी समस्या, आप अपना टेलीफोन नंबर, कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या जरूरत है, सब सुझाव दे करके अब आराम से जाइएगा। हम लोग बरामदे बैठे हैं और 3 घंटा बैठे हो भाई, सबसे मिलके तब जा। और लेकिन आप लोग अब का ना हमारे काम नाश्ता थोड़ा कम रहा, लेकिन चलो काम तो चल जाए ना, हल्का कौन बात नहीं, मुझे बढ़िया हो जाए। चलो अभी जैसा कि सांसद जी ने कहा है कि सबको बैठना है, मंच के पीछे 6 कमरे बने हैं, उसमें लिखा है मंडल कैसरगंज, मंडल गंजावा। सभी मंडल अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन कमरों में बैठ जाए और कैसरगंज मंडल की बैठक लेंगे। हमारे छोटे भाई रणविजय सिंह जी, जलवल नगर की बैठक लेंगे श्री सीताराम पाले जी,